नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है 2024 के आम चुनाव हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम भी घोषित हुए और उसमें फिर से एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं। मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है और कहीं ना कहीं विपक्षी इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि कभी उन्हें मौका मिलेगा, ये सरकार गिर जाएगी। कोई कह रहा है कि ये 3 महीनों तक चलेगी, कोई कह रहा है 2 महीनों की चलेगी, कोई कह रहा है 2 वर्ष तक चलेगी। और पार्टी के अंदर से ही विरोधी स्वर उठने लगे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत जो है वो भी बता रहे हैं आरएसएस भी मोदी के विरुद्ध है, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी आरएस की कोई अहमियत या जरूरत नहीं होने की बात चुनावों के दौरान कही थी। और इसी बात को लेकर मोहन भागवत भी कहीं ना कहीं खफा है और उनके दिल को जरूर चोट लगी होगी, क्योंकि जो भाजपा की कभी भी पहले भी सरकार रही, वाजपेयी के समय में भी रही, तब भी मोहन भागवत थे और उस समय भी आरएसएस की बहुत ही अहम भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और भाजपा के अंदर जितने भी दिग्गज नेता गण हैं वो उन्होंने अपना करियर, जो राजनीतिक करियर भी कहीं ना कहीं आरएसएस से ही शुरू किया। मोदी भी आरएसएस के सदस्य रहे हैं, जैसा कि मनोहर लाल खट्टर है, मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, जसवंत सिन्हा, ये सब आरएसएस से ही निकले हुए भाजपा के दिग्गज नेता हैं। और मोदी जिस प्रकार एकाधिकार समझता है कि वो ही भाजपा है और भाजपा ही मोदी है, इस प्रकार की उनकी जो मनमानी, उनकी तानाशाही 10 वर्षों के अंदर देखने को मिली। और उन्होंने एकदम आरएसएस को दरकिनार कर दिया और उन्हें बजरंग दल का, जब वो पहली बार सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने भरपूर सहयोग लिया आरएसएस का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का। लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगा कि अब वे एकदम सुपर पावर बन चुके हैं, होल सोल हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं, तो उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया। और उसी का ये परिणाम है कि आज आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इस बार के जो 2024 के चुनाव हुए उससे दूर रहे। मोदी जी को शायद गलतफहमी हो गई थी और उसका उन्होंने जिस प्रकार इजहार भी किया चुनावों के दौरान, उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी आरएसएस की और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की, और उसका परिणाम उसे खामियाजा भुगतना भी पड़ा। भाजपा जो 303 पर थी 2019 के चुनावों में, वो सिमट कर 240 पर ही आ गई। और जब चुनाव परिणाम हुए थे और भाजपा के कार्यालय के अंदर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उस समय उनका जो हाव भाव था, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, वो सब ने देखा। और उस समय उन्हें बिल्कुल उनके दिमाग में खलबली मची हुई थी कि क्या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकेंगे अथवा नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं। पिछले चुनावों में वो बनारस से 3 लाख से अधिक वोटों से जीते थे और इस बार 1,52,000 वोटों से ही वो जीत पाए। और इसकी अगर तुलना की जाए दूसरे भाजपा के नेताओं के साथ, तो अमित शाह है, शिवराज चौहान है, मनोहर खट्टर हैं या और बड़े लीडर हैं भाजपा के, वो कहीं ज़्यादा वोटों से जीते हैं अगर मोदी जी से तुलना की जाए। लेकिन जैसा कि पहले भविष्यवाणी की जा रही थी कि जिस प्रकार के जो परिणाम है, इसमें मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इस यानी भाजपा के अंदर से इसका विरोध होगा। विस्फोटक बयान जिस प्रकार आ रहे थे और लोग ये भी आशंका जता रहे थे कि नितिन गडकरी वो विरोध करेंगे, शिवराज सिंह चौहान विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद मोदी जी का उन्हें पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी पार्टी को नुकसान होगा और आने वाले समय में भाजपा की साख गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल पर पत्थर रखकर वो चुप होकर बैठ गए और फिर से मोदी जी को मौका दे दिया।
और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बात और भी एक उनके दिमाग में थी, जितने भी मोदी के विरोधी थे पार्टी के अंदर, उनके ये भी दिमाग में था कि बहुमत तो मिला नहीं भाजपा को, क्योंकि 240 पर ही सिमट चुकी है। अगर अब जोड़ तोड़ की एनडीए की गठबंधन की सरकार आएगी तो इसका कोई आधार नहीं कि ये कितने समय तक सत्ता पर काबिज रहेगी। कभी भी ये बैसाखियों सरकार गिर सकती है, कभी भी जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, या जेडीयू के नीतीश कुमार, इनके जो भी 28 लोग हैं सांसद, वो कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया था। महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मोदी ने ये मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने अपने वो चिर परिचित अंदाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत जैसी बातें की। हर मंच से, हर रैली में, हर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नफरत ही बांटी और नफरत की राजनीति की। लेकिन उसके पीछे अब जैसे परिणाम आए तो उससे साफ पता चल गया कि इसका भाजपा को नुकसान हुआ, और विपक्ष जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ा। उन्होंने उसी बात पर जो विपक्ष है वो कायम रहा और उसमें वो सफल भी रहे, उन्हें कामयाबी मिली। अब बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे महाराष्ट्र है या यूपी है, बिहार से कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई है, क्योंकि जो मार्जिन है जीत का, भाजपाई जो सांसद जीते हैं वो पिछले चुनावों के अंदर 1-1, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख की मार्जिन से जीते थे, और इस बार एक बड़ी संख्या ऐसे सांसदों की है जो 500 से लेकर 2500 तक के बीच उनकी जीत हुई है। और क्योंकि जब काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, उसके बाद ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चला कि जो वोट पोल हुए हैं, यानी पोलिंग हुई, जो मत डाले गए थे, काउंटिंग के समय मत संख्या जो अधिक सामने आई। तो इसके पीछे एक साजिश बताई जा रही है कि जो ईवीएम है उन्हें हाइक किया गया, हैक की गई ईवीएम, और उनके अंदर जो भाजपा के सांसद थे उनकी वोटों की संख्या बढ़ाएगी। तो अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार जो अगर घटक दलों की बात नहीं मानेगी तो कभी भी गिर सकती है। और इसमें अगर जो चुनाव हुए हैं वो मुद्दों पर हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी पर, अग्निवीर योजना जो सेना में भर्ती के लिए नई योजना लागू की गई थी, उसके लिए भी जेडीयू ने इसका विरोध किया है, अग्निवीर योजना का। नीतीश कुमार ने अपने साफ शब्दों में कहा कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, ये जो योजना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो चुका है। कितने कितने वर्षों लगातार युवाओं ने सेना में भर्ती के लिए तैयारियां की, लेकिन ऐन वक्त पर अग्निवीर योजना लागू कर उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। और तो और यूपी के अंदर जैसा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और वहीं वो एक ऑफिशियल लेटर सामने आया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो यूपी के अंदर पुलिस प्रशासन है उसके अंदर भी इसी प्रकार की योजना लागू करने जा रही है। उसमें 3 या 4 वर्ष का ही समय दिया गया है, पुलिस के अंदर भर्ती होगी, 3-4 वर्षों के बाद उस पर समीक्षा की जाएगी और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसा कि अग्निवीर योजना में 25% को स्थायी किया जाएगा और 75% जो लोग होंगे अग्निवीर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी ही योजना यूपी के अंदर लागू करने की योजना है, लागू करने की ये स्कीम योगी राज में ये बनाई गई है। और लेकिन उससे पहले ही ये भंडाफोड़ हो चुका है, ये लेटर ओपन हो चुका है, मीडिया में ये वायरल हो गया और इसका विरोध किया जा रहा है। अब सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, अब वो जवाब देते नहीं बन रहा कि अब क्या किया जाए। और अगर समीक्षा की बात जिस प्रकार इस योजना के लिए की गई है कि एक बार 3-4 वर्षों के लिए पुलिस के अंदर भर्ती की जाएगी, उसके बाद समीक्षा की जाएगी, तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं समीक्षा के नाम पर क्या होगा। यानी भाई भतीजावाद होगा, भ्रष्टाचार फैलेगा
और जो एलिजिबल होंगे लड़के, भर्ती योग्य होंगे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। और किन की भर्ती होगी? जो अधिक पैसा देगा, भाई भतीजावाद, जो रिश्तेदार होंगे, नेताओं के लोग होंगे, अधिकारियों के लोग होंगे, बच्चे होंगे, उन्हीं की भर्ती होगी और बाकी सबको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा, जिस प्रकार दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। तो इस प्रकार की ये योजनाएं बार बार भाजपा क्यों ला रही है? पहले भी, इससे पहले यानी 2014 से पहले भी तो परमानेंट स्थायी भर्तियां होती थी। सेना के अंदर भी प्रतिवर्ष 60,000 लोगों की भर्ती होती थी और उनका एक लंबा कार्यकाल होता था। उन्हें पेंशन भी दी जाती थी, उनके बच्चों, परिवार के लिए जो मेडिकल सुविधाएं होती है वो भी होती थी, दी जाती थी, पेंशन भी दी जाती थी, पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन का, बच्चों का भी खर्चा सैनिकों को दिया जाता था, अन्य भत्ते भी दिए जाते थे और साल के अंदर जो टूर का भी उन्हें सुविधा दी जाती थी परिवार को। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं थी, अब क्या, किस कारण इनको ग्रहण लग गया? अब ये सरकार बार बार इस प्रकार की जो 4-4 साल की योजना क्यों ला रही है? तो इसके पीछे मंथन करने की जरूरत है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोच रहे हैं, बार बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है भाजपा। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और जो सरकारी पद हैं 30-30, 40-40 लाख जो केंद्र सरकार की भर्तियां वो खाली पड़े हैं, पद वहां भर्ती की नहीं जा रही। और जब से 4 जून से जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद अभी तक भी जो सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि एनडीए की गठबंधन की सरकार है और सभी पार्टियां जो हैं, लगभग 30 से 38 पार्टियां बताई जा रही हैं और इनकी आपस में विचारधारा ही मेल नहीं खा रही। मंत्रालयों के बंटवारे में एक बार तो एनडीए के घटक दल हैं चुप हैं, लेकिन आने वाले 2-4 महीनों के अंदर क्या गुल खिलाएंगे किसी को पता नहीं। और दूसरा एक आरोप भाजपा पर यह भी लगाया जा रहा है, हालांकि जो एनडीए के घटक दल है उनमें से इस प्रकार की कोई अभी बात सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि जो घटक दल हैं वो बिल्कुल वो भीतरघात करेंगे, उन्हें उनके मनपसंद के मंत्रालय नहीं दिए गए हैं और जो बड़े मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय है या रेल मंत्रालय है, विमानन मंत्रालय, तो इनके पर भी जो एनडीए के घटक दल हैं उन्हें नहीं दिया गया। ये बड़े मंत्रालय तमाम ये मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने अपने पास रखे हैं और इनको अपने पास रखने के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि मोदी जी जो है वो हमेशा सीएम के पद पर रहते हुए गुजरात में वो होल सोल थे, वो अपनी मनमर्जी करते थे, वो किसी दबाव में नहीं थे, बहुमत की सरकार थी। और उसी प्रकार केंद्र के अंदर भी जब से वो 2014 से आज तक वो सत्ता में रहे तो अकेली भाजपा ही बहुमत से ज्यादा उनके पास संख्या बल था, इसलिए उन्होंने घटक दलों से कभी भी कोई राय मशवरा नहीं लिया, कभी किसी से सलाह नहीं ली, कभी किसी बात पर उन्होंने डिस्कस नहीं किया। मोदी जी अपने मनमानी करते रहे। इसलिए अब कहीं ना कहीं घटक दलों के पास ये मौका है, उनके पास ये सुअवसर है कि वो अपनी जो है उनकी मनसा है, जो अपने मन माफिक उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल पूरी करवाएंगे। अगर मोदी जी उनकी बात नहीं मानेंगे तो कभी भी सरकार गिर सकती है। अब हम दूसरी बात, हम विषय बदलेंगे। हम ये बात करना चाहते हैं कि जब केजरीवाल पर मुकदमा चलाया गया, ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज भी वो 2 तारीख को यानी 2 जून को जब चुनाव हो चुके थे, क्योंकि 1 जून अंतिम चरण के चुनाव हुए थे 57 सीटों पर, उसके बाद 2 तारीख को पुनः पेश हुए और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया। लेकिन चुनावों के दौरान बार बार भाजपा के लोग, एनडीए के घटक दल ये एक बात कह रहे थे कि केजरीवाल पर जब मुकदमा चल रहा है, वो जेल के अंदर है, वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। उन्हें नैतिकता का पाठ सिखाया जा रहा था, नैतिकता की बातें की जा रही थी। मोदी जी, अमित शाह, नड्डा, सब लोग इसी एक बात पर चर्चा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल
नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जेल के अंदर से क्यों सरकार चला रहे हैं। और केजरीवाल का ये कहना था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिस कारण मैं इस्तीफा दे दूं, मैं जेल के अंदर से भी अपना काम कर सकता हूं। अब सवाल यह है कि दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह, जिन्होंने भरपूर प्रचार किया था और दिल्ली के अंदर भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रचार किया था, और इस बात का मतदाताओं पर, दिल्ली के मतदाताओं पर पूरी तरह से असर भी हुआ, प्रभाव भी पड़ा। और यही कारण था कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 7 सीटें वो हार गई और ये 7 सीटें पहले की तरह भाजपा की झोली में चली गई। और इसके पीछे यही कारण था कि उन्होंने खूब प्रचार किया था कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्योंकि ये सवाल अब भाजपा पर ही उल्टे लागू हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी को या भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240 पर वो अटक गए, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो नैतिकता के आधार पर उन्हें चाहिए कि वो किसी दूसरे, ये तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही बुद्धिमान है, कानून के ज्ञाता हैं, हर चीज से वो भरपूर हैं, उनके बराबर के और भी बहुत बड़े बड़े भाजपा के अंदर नेता हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं नितिन गडकरी हैं या और बहुत सारे लोग हैं। तो भाजपा के अंदर इस बात को लेकर बहुत, अगर दबी आवाज में वो कोई कहते हैं या उनके मन में ही ये नहीं कह पाते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नैतिकता की बात करें तो नरेंद्र मोदी को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बनारस की सीट से भी केवल 1.5 लाख मतों से बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए हैं और सीटें भी 240 पर ही भाजपा सिमट गई। तो मोदी जी को अपनी इस हार का ठीकरा अपने आप पर फोड़ना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लायबिलिटी लेनी चाहिए, उन्हें प्रधानमंत्री पद का मोह त्याग देना चाहिए, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अगर मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे तो संभावित है आने वाले कुछ समय बाद ये सरकार बिल्कुल गिर सकती है। कहने का भाव है कि नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाले ये भाजपाई दूसरों पर इस प्रकार की बातें करते, गोदी मीडिया भी इस प्रकार की बातें को ले उड़ता है, और भाजपा के प्रवक्ता के रूप में जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल हैं, एंकर हैं, वो इसी प्रकार का प्रचार करते हैं। और खूब प्रचार किया था उस समय अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, सीएम पद त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी नहीं बोल रहा, सब चुप है, साइलेंट है। उन्हें कोई नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये जो कुर्सी का मोह है त्याग दें। अब कितने दिन हो गए, 4 जून के बाद आज तक वो अपने मंत्रालयों, अपनी जोड़ तोड़ में ही लगे हुए हैं, देश के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया है। राजस्थान के अंदर नवंबर महीने के अंदर सरकार बन चुकी है, 5 महीने हो चुके हैं और राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, भजनलाल सीएम है, मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन अभी तक यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। यहाँ भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है भाजपा, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राजस्थान की सरकार कुछ आम लोगों के लिए कुछ करेगी, कोई योजनाएं लागू करेगी, आम लोगों को कोई लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, आज का वीडियो बस इतना। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।